हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, आज मैं बायोलॉजी के टॉप 50 प्रश्न बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होगी? तो सर्वाधिक प्रोटीन की आवश्यकता किसको होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, एक बढ़ते बच्चे को, एक खिलाड़ी को, एक रिटायर्ड व्यक्ति को, उपयुक्त सभी को। तो सर्वाधिक जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक बढ़ते हुए बच्चे को होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं अब प्रोटीन से कुछ और भी प्रश्न बताता हूं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला बात कि प्रोटीन के कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, प्रोटीन के कमी से आपको दो रोग याद रखना है। दो रोग, एक को हम लोग कहते हैं मैडिमस, क्या कहते हैं? मैडिमस रोग। दूसरा को हम लोग कहते हैं क्वाशियरकोर, क्या कहते हैं? क्वाशियरकोर। ये दोनों रोग जो होता है आपका किसका कमी से होता है? प्रोटीन के कमी से होता है। तो आपको याद रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शरीर में प्रोटीन का क्या काम करता है? दोस्तों, शरीर में जो प्रोटीन का जो कार्य होता है, हमारे रोगग्रस्त कोशिकाओं को मरम्मत करना, अर्थात टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करना। तो ऐसा ऑप्शन हमको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? तो पाचन और श्वसन मार्ग कहाँ एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं, कहाँ मिलते हैं? दोस्तों, ग्रसनी में। कहाँ मिलते हैं? ग्रसनी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ग्रसनी अगर क्वेश्चन पूछेगा ग्रसनी कहाँ खुलती है, तो आपको बताना मुख गुहा में। ग्रसनी कहाँ खुलती है? तो दोस्तों, ग्रसनी जो है, ग्रसनी यह मुख गुहा में खुलती है। कहाँ खुलती है? मुख गुहा में खुलती है ग्रसनी। ठीक। और आपको बताना है दोस्तों, ग्रसनी जो होता है दोस्तों, इसमें दो छिद्र होता है। ग्रसनी में क्या होता है? दो छिद्र होता है। ग्रसनी में दो छिद्र होता है। एक को हम लोग निगल द्वार कहते हैं, एक को हम लोग क्या कहते हैं? निगल द्वार कहते हैं, निगल द्वार कहते हैं। ठीक। और दूसरा को हम लोग कंठ द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ द्वार कहते हैं। और ये निगल द्वार जो है दोस्तों, ये ग्रसिका में खुलती है। पूछेगा ये कहाँ खुलती है? तो ग्रसिका में खुलती है। यह ग्रसिका में खुलती है। जो कंठ द्वार है दोस्तों, यह कंठ के पास खुलती है। यह कंठ द्वार में खुलती है। यह कहाँ खुलती है? कंठ में खुलती है। कहाँ खुलती है? कंठ में खुलती है। और यह कंठ द्वार को दोस्तों हम लोग श्वसन मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग। इसी होकर के वायु हमारे फेफड़े में प्रवेश करता है। और जबकि निगल द्वार को हम लोग क्या कहते हैं? निगल द्वार को हम लोग भोजन मार्ग, क्या कहते हैं? भोजन मार्ग। इसी होकर के भोजन हमारे अंदर प्रवेश करती है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन ई महत्वपूर्ण है। विटामिन ई महत्वपूर्ण है किस में? दालों में, मक्खनों में, अंकुरित अनाजों में, मछली के यकृत का तेल में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन ई जो है दोस्तों वो महत्वपूर्ण है अंकुरित अनाजों में। किस में है? अंकुरित अनाजों में। अब मैं विटामिन ई से कुछ प्रश्न बताता हूँ। विटामिन ई का अगर रासायनिक नाम पूछेगा कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना टेकोफेरोल। क्या बताना है? टेकोफेरोल। अच्छा, विटामिन ई के कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई के कमी से होने वाला रोग, तो इसका कमी से जो रोग होता है कौन कौन सा हो सकता है? बांझपन, महिला है तो बांझपन, पुरुष है तो नपुंसकता। ठीक है। बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। और क्या हो सकता है? जनन शक्ति में कमी, जनन शक्ति में कमी, धुंधला दिखाई देना। ये सब विटामिन ई का लक्षण है। अच्छा, विटामिन ई को दोस्तों हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। पूछेगा किस विटामिन को हम लोग ब्यूटी विटामिन कहते हैं? तो ब्यूटी विटामिन भी हम लोग विटामिन ई को कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है।
कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है कहाँ होता है? यकृत के प्रतिस्थापन में, गलत बात। आंत के प्रतिस्थापन में नहीं, वृक्क के, या वृक्क मतलब जिसको हम लोग किडनी कहते हैं और इसी को हम लोग गुर्दा कहते हैं, यानी वृक्क यानी गुर्दा यानी किडनी के प्रतिस्थापन में हम लोग कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन अगर आपसे एक्स्ट्रा मैं आपसे पूछूं तो अगर पूछेगा कि वृक्क का वजन कितना होता है, तो इसका दोस्तों वजन जो होता है 140 ग्राम होता है। कितना होता है? 140 ग्राम इसका वजन होता है। ठीक है, वृक्क की इकाई पूछेगा क्या होता है दोस्तों? वृक्क की इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किडनी का यानी वृक्क का प्रत्यारोपण भारत में सर्वप्रथम कब किया गया था, तो वृक्क का प्रत्यारोपण भारत में सर्वप्रथम 1971 में किया गया था। पूछेगा किसने किया था, तो मोहन राव और के.बी. जॉनी। दो नाम आपको याद रखना है, मोहन राव और के.बी. जॉनी, ये दोनों व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, मानव शरीर में स्टेपिडियस है। अच्छा, स्टेपिडियस जिसको हम लोग आम भाषा में हम लोग स्टेपिस कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि स्टेपिस जो होता है हमारे कहाँ पर हड्डी पाई जाती है? कान में पाई जाती है और ये सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दरअसल हमारे कान में 3 प्रकार का हड्डी पाया जाता है। कितने प्रकार का हड्डी पाया जाता है? 3 प्रकार का। इसका ट्रिक होता है मिस। क्या होता है? ये मिस इसका ट्रिक होता है। एम से जिसको हम लोग मैलियस कहते हैं, आई से हम लोग इनकस कहते हैं, एस से हम लोग स्टेपिस कहते हैं, स्टेपिस। तो यही स्टेपिस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, स्टेपिस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो आपको बताना जांघ का हड्डी होता है। कि कहाँ की हड्डी होती है? जांघ की हड्डी होती है, जिसका क्या नाम है? फीमर। क्या बताना है? फीमर। अच्छा, उंगली का हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेंजिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेंजिस कहते हैं। हथेली की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? हथेली की हड्डी को हम लोग हथेली कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल्स। कहाँ की हड्डी होती है? हथेली की हड्डी होती है। अब घुटना की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, फफूंदी द्वारा जनित रोग, मतलब फफूंदी से कौन कौन सा रोग होता है? तो इसका ट्रिक आपको याद रखना है। फफूंदी से होने वाला रोग का ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या ट्रिक है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। यह किसका ट्रिक हो जाएगा? फफूंदी से होने वाला रोग। गंजा से याद रखना है गंजापन भी रोग जो होता है पूछे किससे होगा, तो यह फफूंदी से होता है। फिर दामा से याद रखना है कि दामा। क्या याद रखना है? दामा। द से याद रखना है दाद। क्या याद रखना है? दाद, जिसको हम लोग दाग कहते हैं आम भाषा में, तो दाद। खाए से याद रखना है खाज। क्या याद रखना है? खाज। फ्रूट से याद रखना है फ्रूट से एथलीट फ्रूट। क्या याद रखना है? एथलीट फ्रूट। तो ये सारा रोग जो होता है किससे होता है? फफूंदी से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया था? गोल कृमि बिल्कुल गलत हो जाएगा, फीता कृमि गलत हो जाएगा, फाइलेरिया दांत दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त को थक्का बनाने से रोकता है, मतलब रक्त का थक्का बनाने से कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो रोकता है? फिलोक्विनोन बिल्कुल नहीं। और क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? थायमिन, ये भी गलत है। तो हिपैरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिपैरिन। चलिए, ऑप्शन नंबर में कहाँ हिपैरिन हमको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर देखिए आपको हिपैरिन दिख रहा है। दरअसल दोस्तों हमारे शरीर में
खून जो होता है वो नहीं जमता है, लेकिन जैसे हम शरीर से बाहर आता है आपने देखा होगा कि खून जम जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हिपैरिन पाया जाता है। हिपैरिन जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है ये सीधा ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता। जैसे हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा कटता है, फटता है, तो कटने के बाद में क्या होता है कि हिपैरिन जो होता है ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, हिपैरिन नष्ट हो जाता है और हमारा ब्लड जम जाता है। लेकिन वही हमारे शरीर के अंदर डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है तो हिपैरिन जीवित रहता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंकाल का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों कंकाल का कार्य क्या होता है? मस्तिष्क को ढककर रखना, गलत बात। शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, हाँ दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर को जो आकार देता है कौन देता है? कंकाल तंत्र देता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, यहाँ मिलान करने वाला है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मिलान करने वाला प्रश्न सबसे इजी होता है, क्योंकि उसमें आपको जो 1 से 2 प्रश्न का अगर आपके पास जवाब है तो आप उसको मिला सकते हो। जैसे विटामिन सी, हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी का कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, तो बी हो गया। अब विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी हो गया। तो बी ए ऑप्शन में आप लोग देख लो, तो बी ए ऑप्शन मात्र ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है। अच्छा, विटामिन बी12 को हम लोग क्या कहते हैं? कोबाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोबाल्ट कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कोबाल्ट में पूछेगा कि हम लोग कोबाल्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? दोस्तों कैंसर के उपचार में हम लोग कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, फिर मिलान करने वाला है। 1 से 2 को मिलाइए, आपका आंसर हो जाएगा। क्षय रोग दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं? क्षय रोग को ही हम लोग यक्षमा कहते हैं। क्या कहते हैं? यक्षमा कहते हैं। या इसी को हम लोग तपेदिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तपेदिक कहते हैं। या इसी को हम लोग टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। तो यह जो है किसको प्रभावित करता है? दोस्तों हम लोग पता है कि सांस लेने में दिक्कत होता है टीबी में, तो यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको करता है? तो ये हो गया सी, यानी सी से ऑप्शन एक को तो स्टार्ट है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में स्टार्ट है। तो आगे हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो प्लेग जो होता है, प्लेग को हम लोग काली मौत कहते हैं। ये हमारे लिम्फ ग्रंथियों को प्रभावित करता है। शरीर में छोटे छोटे काले दाग के दाना हो जाता है, या काले काले दाग का निशान हो जाता है प्लेग रोग में। यह बैक्टीरिया से फैलता है। ट्रेकोमा दोस्तों, ट्रेकोमा जो होता है दोस्तों, ये आँख को प्रभावित करता है। और ये टिटनस जो होता है, टिटनस, ये हमारे मेरुरज्जु को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी मैंने आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। ओजोन परत के अवक्षय के कारण किस देश में त्वचा कैंसर को दीर्घकालिक क्रोनिक समस्या है? ओजोन परत के क्षय के कारण किस देश में त्वचा कैंसर की दीर्घकालिक समस्या बना हुआ है? तो ओजोन परत जो है दोस्तों, हमारे धरती पर आने वाला हानिकारक पाराबैंगनी किरण से रोकता है, और जिसके कारण क्या होता है कि हमको त्वचा कैंसर नहीं हो पाता है। तो यह जो है ओजोन परत से सबसे ज़्यादा, ओजोन परत में एक बार जो है और बताया गया कि ओजोन परत में छेद हो गया है, जिसके कारण क्या हो गया कि ओजोन परत में छेद जब हो जाएगा तो वहाँ से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे, पाराबैंगनी किरण डायरेक्ट इंसानों के संपर्क में आएगा, उसको क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा। तो यह, लेकिन हम लोग भारत को इससे खतरा नहीं है। ओजोन परत से अगर नष्ट हो जाए तो खतरा किसको होगा? तो वो होगा यूरोप के देशों को होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया। वो लोग का चमड़ा जो होता है पतला होता है, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा? उनको नुकसान कर जाएगा। छिलल मुर्गा के जैसा उसका चमड़ा होता है, तो ऑस्ट्रेलिया को नुकसान पहुंचाएगा, रूस को भी नहीं पहुंचाएगा, जापान को भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं ओजोन परत से मैं आपको कुछ और भी प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ओजोन परत पूछेगा कि ओजोन परत जो है दोस्तों वो कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन परत जो है दोस्तों समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। अच्छा, एक प्रश्न याद रखना कि समताप मंडल में ही दोस्तों क्या होता है? वायुयान उड़ता है। क्वेश्चन पूछेगा कि वायुयान जो उड़ता है वो कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में ही उड़ता है, ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए दोस्तों, ओजोन परत के संरक्षण के लिए पूछेगा कि कौन सा प्रोटोकॉल किया गया था? तो दोस्तों ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को, कब? 16 सितंबर 1987 को 1987 को एक संरक्षण किया गया था।
एक प्रोटोकॉल किया गया था जिसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? तो पूछेगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है ओजोन परत का संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को किया गया था। क्यों किया गया था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया था। इसलिए दोस्तों 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, ओजोन परत की इकाई पूछेगा क्या है? तो ओजोन परत की इकाई को हम लोग डॉब्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉब्सन कहते हैं, याद रखना है। ये क्या है? ओजोन परत की इकाई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, शरीर का तापमान किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैरोमीटर से हम लोग किसको मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। तो बैरोमीटर भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर से, इससे हम लोग क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं गैल्वेनोमीटर से। ये भी गलत हो जाएगा। और हाइड्रोमीटर से पूछेगा क्या मापते हैं? किसी भी तरल पदार्थ का सापेक्ष घनत्व मापते हैं। क्या मापते हैं? तो यह घनत्व मापते हैं किससे? हम लोग हाइड्रोमीटर से। और थर्मामीटर से मनुष्य के शरीर का तापमान मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, थर्मामीटर। अच्छा, शरीर का तापमान दरअसल दोस्तों हम लोग 3 तरीके से माप सकते हैं। एक डिग्री में, अगर पूछेगा कि मानव शरीर का तापमान डिग्री में कितना होता है, तो डिग्री में होता है 37 डिग्री। कितना होता है? 37 डिग्री होता है। 37 डिग्री होता है सेल्सियस डिग्री में, ठीक है। अच्छा, अगर पूछेगा कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है मनुष्य के शरीर का तापमान, दोस्तों फ़ारेनहाइट में होता है 98.5 डिग्री। कितना होता है? 98.5 डिग्री होता है। और केल्विन में पूछेगा कितना होता है, दोस्तों केल्विन में 310 डिग्री होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। कितना होता है? 310 डिग्री होता है। तीनों प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा। शरीर का यह तापमान है, मनुष्य के शरीर का तापमान है, या तो फ़ारेनहाइट में पूछे, या तो सेल्सियस में पूछे, या तो केल्विन में पूछे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि है कौन है? वो है जिडोरुडिन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। एड्स जो होता है दोस्तों यह वायरस से होता है। एड्स के वायरस का क्या नाम है? हम लोग जानते हैं HIV नाम है। क्या नाम है? HIV। और HIV जो होता है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस हम लोग कहते हैं HIV को। अच्छा, एड्स जो होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करता है। यह WBC को नुकसान पहुंचाता है। किसको नुकसान पहुंचाता है? WBC को नुकसान पहुंचाता है। ये बात आपको याद रखना है। और एड्स के लिए पूछेगा कौन सा टेस्ट होता है, तो एलिसा टेस्ट। क्वेश्चन पूछेगा कि एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है, दोस्तों एलिसा टेस्ट एड्स से संबंधित। अच्छा, विडाल टेस्ट बताओ, कि विडाल टेस्ट बता दो किससे संबंधित है। तो विडाल टेस्ट भैया किससे संबंधित है? तो विडाल टेस्ट टाइफाइड से। किससे है? टाइफाइड के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट कराते हैं? विडाल टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, यदि ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे रक्तदान की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन उसे अपना रक्तदान कर सकता है? संबंधित रुधिर वर्ग। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। अगर कोई व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB है, ठीक है, अगर उसका दुर्घटनाग्रस्त हो सकता, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कौन रक्त दे सकता है? क्या उसका पत्नी दे सकता है, या उसका पत्नी का अगर ब्लड ग्रुप A है तो वो दे सकती है, या उसका पुत्र दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप AB है, या मित्र जिसका ब्लड ग्रुप O है। मैं आपको बता दूं, AB ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वग्राही रक्त समूह। क्या कहते हैं? सर्वग्राही रक्त समूह। ये मतलब सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पिता से ले, पत्नी से ले, किसी से भी ले, क्योंकि किसी का भी ब्लड ये ले सकता है AB। लेकिन दोस्तों O को, ब्लड ग्रुप O को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वदाता समूह। क्या कहते हैं? सर्वदाता समूह। ये सबको दे सकता है। क्या सकता है? सबको दे सकता है, और ये सबको ले सकता है, सबसे ले सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में। अच्छा, मैं कुछ प्रश्न और भी मैं आपको बताता हूँ। अगर पूछेगा कि सबसे अधिक किस ब्लड ग्रुप का लोग पाया जाता है, तो सबसे अधिक जो है दोस्तों O पॉजिटिव ब्लड के लोग पाए जाते हैं। O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग पाए जाते हैं।
और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम कौन सा ब्लड ग्रुप का लोग पाया जाता है, तो सामान्यतः दोस्तों ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का लोग पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों पाचक रसों में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है। पाचन के रसों में मतलब हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जब हम भोजन करते हैं, जो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाता है, पेट में जाता है, तो उनको नष्ट जो होता है वो बैक्टीरिया किस अम्ल के कारण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। दोस्तों लैक्टिक अम्ल जो है यह दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, दूध का रंग उजला किसके कारण होता है, तो केसिन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, केसिन प्रोटीन के कारण होता है। दूध में एकमात्र विटामिन नहीं पाया जाता है, वो कौन सा विटामिन है, तो विटामिन सी जो है दोस्तों, विटामिन सी यह दूध में नहीं पाया जाता है, विटामिन सी, ये बात आपको याद। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो रोलेट एक्ट को जो पारित किया गया था 1919 ईस्वी में किया गया था। और रोलेट एक्ट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं, काला कानून कहते हैं, या इसी को हम लोग बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहते हैं, रोलेट एक्ट को। ठीक है, यह 1919 में पास हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। और रोलेट एक्ट के तहत क्या होता था, किसी भी भारतीयों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था शक के आधार पर। क्या किया जाता था, शक के आधार पर किसी भी भारतीयों को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे। तो लोदी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन था, वो था बहलोल लोदी अर्थात बकलोल लोदी। कौन था, बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी था लोदी वंश के संस्थापक। ठीक है, और लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पूछे कि सबसे शक्तिशाली शासक बताओ, तो सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो कौन था, इब्राहिम लोदी था। कौन था, इब्राहिम लोदी था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और सिकंदर लोदी से याद रखना है कि इन्होंने आगरा शहर को बसाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि आगरा शहर को कौन बसाया था, तो आगरा शहर को बसाने वाला शासक कौन था, सिकंदर लोदी था। और इसी लोदी वंश के कार्यकाल में समय में मुगल बादशाह बाबर ने क्या किया था, लोदी वंश पर आक्रमण करके मुगल वंश का नींव डाला था। यानी जब मुगल आया था तो उस समय पूछेगा कि भारत में कौन सा वंश चल रहा था, तो उस समय मुगल के आने के समय भारत में लोदी वंश चल रहा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, पिन का पूर्ण रूप क्या होता है। पिन का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो पिन का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है पिन का फुल फॉर्म। अच्छा, और सिम का बताओ आप, सिम का क्या होता है, सिम का होता है सब्सक्राइबर। क्या होता है, सब्सक्राइबर, हिंदी में लिख देते हैं सब्सक्राइबर मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल, आइडेंटिटी IDENTITY आइडेंटिटी मॉडल, ये सिम का फुल फॉर्म होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो सुमात्रा द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया में है। कहाँ है, इंडोनेशिया में है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बताओ, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है, मेडागास्कर। कौन सा है, मेडागास्कर, मेडागास्कर जो द्वीप है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अच्छा, प्रशांत महासागर का चौराहा पूछेगा किस द्वीप को कहा जाता है, प्रशांत महासागर का चौराहा, प्रशांत महासागर का चौराहा, महासागर का चौराहा, प्रशांत महासागर का चौराहा हम लोग किसको कहते हैं, तो प्रशांत महासागर का चौराहा हम लोग हवाई द्वीप को कहते हैं। किसको कहते हैं,
हवाई द्वीप को हम लोग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अग्नि द्वीप के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो अग्नि द्वीप भैया हम लोग आइसलैंड द्वीप को कहते हैं, अग्नि द्वीप। तो अग्नि द्वीप हम लोग किसको कहते हैं? आइसलैंड द्वीप को कहते हैं। किसको कहते हैं? आइसलैंड द्वीप को हम लोग अग्नि द्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में नई उदार औद्योगिक नीति जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी के तहत भारत सरकार ने LPG व्यवस्था अपनाया था। L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन, G से ग्लोबलाइजेशन, अर्थात वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण यह व्यवस्था कब अपनाया गया था? 1999 में अपनाया गया था। इसी को हम लोग औद्योगिक नीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? यानी सूर्य का प्रकाश पूछ रहा है कि पृथ्वी तक पहुंचने में इसको कितना समय लगता है? ये लगता है 8.3 मिनट। यानी कि अगर सेकेंड में अगर पूछे तो कितना लगता है? तो टोटल 500 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है? 500 सेकेंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। मिनट में पूछे तो कितना हो जाएगा? 8.3 मिनट, लगभग 8 मिनट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, हाइडेस्पिच का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया? तो हाइडेस्पिच का जो युद्ध है वो दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? सिकंदर और महाराज पोरस के बीच में लड़ा गया था। महाराज पोरस पंजाब का शासक था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर, उस समय पंजाब का शासक कौन था? पोरस था। ये दोनों के बीच में एक हाइडेस्पिच का युद्ध हुआ था। और इसी हाइडेस्पिच का युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? वितस्ता का युद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वितस्ता का युद्ध कहते हैं। क्योंकि हाइडेस्पिच का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? झेलम नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? झेलम नदी के तट पर हुआ था। और ऋग्वेद में झेलम नदी को हम लोग क्या कहते हैं? वितस्ता कहते हैं। ऋग्वेद में झेलम नदी को वितस्ता कहते हैं। इसलिए इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पिच का युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। यह युद्ध सिकंदर और महाराज पोरस के बीच में हुआ था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था 305 ईस्वी में। कब? 305 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या है? प्रथम विश्व युद्ध की जो समय सीमा है 1914 से 1918 तक चला। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इसमें पूछे कितना देश भाग लिया था? 4 में 1 घटा 2 3 हो जाएगा। 8 में 1 घटा 2 37, टोटल 37 देश भाग लिया था। कितना लिया था? 37 देश भाग लिया था। ठीक। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। कब तक चला था? और इसमें पूछेगा टोटल कितना देश भाग लिया था? 9 में 3 घटा 2 कितना हो जाएगा? 9 में 3 घटाएंगे तो होगा 6 हो जाएगा। 5 में 4 घटा 2 1 हो जाएगा। 6 पर 1 कितना हो जाएगा? 61 देश। तो द्वितीय विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया था? तो 61 देश भाग लिया था। ये बात आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था? प्रथम विश्व युद्ध का कारण था क्या कारण था? आप लोग ये बात कमेंट में बता दो। और द्वितीय विश्व युद्ध का भी क्या कारण था? दोनों क्वेश्चन का कमेंट में आप लोग कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? काबुई जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो भैया काबुई जो जनजाति है ये आपका पाया जाता है मणिपुर में। कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जबकि अगर बात किया जाए कि नागालैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो अंगामी जनजाति पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो अंगामी जनजाति नागालैंड में पाया जाता है। फिर आओ जनजाति भी पूछेगा कहाँ पाया जाता है, यहीं पाया जाता है। अच्छा, मिजोरम तमिलनाडु का बता दो। तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में कौन सा जनजाति पाया जाता है? तो तमिलनाडु में पाया जाता है टोडा जनजाति। कौन सा पाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोडा जनजाति पूछेगा कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी के पहाड़ी पर। कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी के पहाड़ी पर पाया जाता है। नीलगिरी के पहाड़ी पर पाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था?
सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत जो डेट है 12 मार्च 1930 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। अच्छा, इस समय पूछेगा कि भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन। कौन था, लॉर्ड इरविन जो था भारत का वायसराय था। ये बात आपको याद रखना है। लॉर्ड इरविन भारत का क्या था, वायसराय था, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष किया था। तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन का जो मांग किया था 1940 में। कब किया था, 1940 में किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1940। ठीक है। अच्छा, मुस्लिम लीग का स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में। कब हुआ था, 1906 का अनुपात कितना होता है, ये होता है 600:1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, कौन सा रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता समूह कहा जाता है। मतलब सबको खून दे सकता है कौन सा रक्त, हम लोग जानते हैं सर्वदाता ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वदाता समूह कहते हैं। अच्छा, रक्त समूह का खोज पूछेगा किसने किया था, तो रक्त समूह का खोज किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, एक समान मनुष्य में कितना खून होता है। तो एक समान मनुष्य में मित्रों जो खून होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। अगर भार के अनुसार पूछे कि भार के अनुसार बताओ कि एक समान मनुष्य में कितना खून होता है, तो भार के अनुसार होता है 7 से 10 लीटर। कितना होता है, 7 से 10%। कितना होता है, 7 से 10% होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 7 से 8% होता है। कितना होता है, 10 नहीं, 7 से 8% खून होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है 220 नंबर का प्रश्न, फीमर एक हड्डी है जो होती है, हम सब जानते हैं फीमर जो होता है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है मित्रों। और यह जो हड्डी हमारा होता है वो कहाँ होता है, पैरों में। पैर में कहाँ, जांग की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तेजित भावनाओं का कारण है। तो उत्तेजित जो भावना होता है वह किस ग्रंथि के कारण होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। इसी को हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं, इसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका जो आकार होता है मटर के दाने जैसा होता है। किसके जैसा होता है, मटर के दाने जैसा होता है। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है यह मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क में भी किसका भाग है, यह अग्र मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बंद कमरे में जहाँ कोयला जल रहा हो वहाँ किसी को भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कोयला तारकोल से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पादित होता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है। तारकोल से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तारकोल से कमरे का तापमान बढ़ता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत ही है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि कोयला जो जलता है इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, हम लोग जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीला गैस है, इसलिए इसको हम लोग दम घोटू गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दम घोटू गैस हम लोग किसको कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। यही उत्पादित होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल होता है। तो पाचन तंत्र में यानी कि पचाने में कौन सा अम्ल सहायता करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हम लोग जानते भी हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो हमारे पेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का संवहन करना। क्या होता है, ऑक्सीजन का संवहन करना। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन का अगर कलर पूछे कि वास्तविक कलर कैसा होता है, तो बैगनी होता है। कैसा होता है, इसका वास्तविक कलर जो होता है मित्रों बैगनी होता है, बैगनी होता है हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन का वास्तविक कलर कैसा होता है, बैगनी होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, हीमोग्लोबिन में धातु अंश है। हीमोग्लोबिन में पूछ रहा है कौन सा धातु का अंश पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन हम लोग जानते हैं खून में पाया जाता है, और हमारे खून में दोस्तों आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है,
आयरन 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 बोले तो लोहा, लोहा को हम लोग क्या कहते हैं Fe, इसका परमाणु संख्या कितना है 26। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाती है। तो राइबोफ्लेविन हम लोग किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन B1 को हम लोग थायमिन कहते हैं, क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। विटामिन B12 को कोबाल्ट कहते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन में होगा ही नहीं। तो अगला देखते हैं, विटामिन B2 को हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन सी को अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये भी नहीं होगा। राइबोफ्लेविन इसी को कहते हैं, विटामिन बी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त के थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है। अगर विटामिन पूछे तो विटामिन के, ठीक है। अगर पूछ लेगा कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा आयन का ज़रूरत होता है, तो आयन में आपको बताना है कि आयन में कैल्शियम, कैल्शियम आयन जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है। अच्छा, कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है रक्त का थक्का जमाने के लिए, पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन जिम्मेवार है, तो फाइब्रिनोजन, क्या बताना है, कौन सा प्रोटीन जिम्मेवार है, तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जिम्मेवार है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है। यहाँ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि किसमें लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। गेहूं में लोहा कहाँ से आ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, और दाल में भी नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। अगला ऑप्शन 228, अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, सेब और संतरा किसमें सर्वाधिक मात्रा में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है सेब में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।